नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा है आप तंदुरुस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। इसी के साथ मेरा नाम है रजत कौशिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल GSN विद रजत कौशिक। इस चैनल की विशेषताएं और उद्देश्य मैं आपसे पहले ही साझा कर चुका था, तो उसका बार बार दोहराना कोई सार्थक कदम नहीं होगा, क्योंकि इसमें समय व्यर्थ ही जाता है। तो चलते हैं वीडियो की ओर। वीडियो का जो आज विषय रहने वाला है वो भारतीय संविधान होगा। मैं इससे पूर्व ही कह चुका था कि हम संविधान से संबंधित एक वीडियो की श्रृंखला आपके सामने रखेंगे, जो आपको बताएंगे, जिसमें आपको पता चलेगा कि भारतीय संविधान किन किन चरणों से होकर गुजरा, उसमें क्या क्या विशेषताएं हैं और उसके क्या उद्देश्य थे और किस प्रकार कार्य करता है, और भारतीयों ने उसे किस तरह से अपनाया। ठीक है, और उसके अंश कहाँ कहाँ से उद्धत हैं। ठीक है, तो उसे शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र आग्रह है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि और साथ ही बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से इस प्रकार की जानकारियां आप तक पहुंचाई जा सके। और साथ ही इस वीडियो के अंतर्गत जो हम तथ्य रखते हैं वो हमारे जितने भी साथीगण नौजवान हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। कुछ हद तक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं कोई अच्छा वक्ता नहीं हूँ, ना ही कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट हूँ जो आकर आपको ज्ञान दे। तो यह तो एक मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई थी कि कुछ किताबी ज्ञान हमने जो अर्जित किया है और साथ ही अपने गुरुओं से थोड़ा बहुत जो ज्ञान हमने लिया है अल्प समय में हमने उनके पास जाकर, तो उन्हें आप तक साझा किया जा सके। ठीक है, तो इसी के साथ शुरू करते हैं वीडियो। तो वीडियो में जो आज हम बात करेंगे वो भारतीय संविधान से संबंधित होगी। भारतीय संविधान किस प्रकार इसका निर्माण हुआ, इसके पीछे क्या उद्देश्य थे और ये इसके पीछे के और इसकी सर्वप्रथम सीढ़ी कौन सी थी। तो आपको पता ही होगा कि प्लासी का युद्ध जो 1757 में हुआ था और बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, यह भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, क्योंकि इन दो युद्धों के बाद ही भारत के अंदर अंग्रेजी राज सत्ता का उदय हुआ। ठीक है, उसके बाद चलकर कई सारे दौरों से गुजरने के बाद आपको एक लोकतंत्र मिला। तो लोकतंत्र मिलने के जो समय था, यानी कि आप जो भारतीय संविधान पढ़ते हैं वो कैबिनेट मिशन के द्वारा उसे संशोधित मिली थी, और साथ ही संविधान जब पारित किया गया था तो उसकी तिथि थी 26 नवंबर 1949 और इसे लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। यानी कि 26 जनवरी 1950 के दिन से हम गणतंत्र हो गए थे और साथ ही उसी दिन हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो आपको बता दूं 1757 का जो प्लासी का युद्ध था, इतिहास की थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, हमें भी थोड़ी बहुत ही है, तो हम जितनी हमें है हम आपको भी उतनी ही देंगे, और पर सरल भाषा में और सटीक देंगे। तो प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो आपका बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला, उसके और अंग्रेजी सेनाओं के मध्य हुआ था। साथ ही जो फ्रांसीसी सेना थी उसमें थोड़ी बहुत वो भी इसमें थे। त्रिपक्षीय एक तरीके से कह सकते हैं, त्रिपक्षीय तो नहीं कह सकते, फ्रांसीसी सेना ये आपका सिराजुद्दौला की तरफ से लड़ रही थी। ठीक है, और इसमें हुआ क्या था, और अंग्रेजों का जो सेना नायक था वो था आपका रॉबर्ट क्लाइव। हुआ ये कि प्लासी के युद्ध में आपका जो सिराजुद्दौला का सिपह सलार कह सकते हैं, कोई मंत्री कह सकते हैं, आप सेनापति कह सकते हैं, मीर जाफर, उसने इसके साथ गद्दारी की थी सिराजुद्दौला के साथ ही। फलस्वरूप अंग्रेज इसमें विजित हो गए थे, यानी कि उन्होंने प्लासी का युद्ध जीत लिया था। उसके बाद एक युद्ध हुआ था 1764 का, बक्सर का युद्ध। यह हुआ था बंगाल का जो नया नवाब था मीर कासिम और आपका मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, और साथ ही अवध का नवाब जो था शुजाउद्दौला, इन तीनों ने मिलकर अंग्रेजी सेना के साथ युद्ध किया था। और अंग्रेजी सेना किसकी कमान में लड़ रही थी, वो लड़ रही थी आपका हेक्टर मुनरो की कमान में। ठीक है, तो इसमें भी अंग्रेजों की जीत का निर्धारण हो गया था, यानी कि अंग्रेज जीत गए थे। तो 1764 के बाद फिर बंगाल में पूर्ण रूप से अंग्रेजी सत्ता का प्रादुर्भाव हो गया, यानी कि अंग्रेजी सत्ता वहां स्टैब्लिश हो गई थी। उसके बाद जब अंग्रेजी सत्ता वहां स्थापित हुई तो उन्हें अपने शासन को चलाने के लिए कुछ नियमों की जरूरत पड़ी। कुछ
आप कह सकते हैं कुछ प्रशासनिक कार्यों की उन्हें आवश्यकता थी जिससे उनका शासन चले, तो उसी क्रम को बरकरार रखते हुए उन्होंने 1773 ईस्वी में एक एक्ट पास किया गया जिसे कह सकते हैं हम रेगुलेटिंग एक्ट। तो मैं आपको बता दूं, हम तो कहानी की शुरुआत कर रहे हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन निकाल लेंगे इसमें से कि किस प्रकार क्वेश्चन निकल रहे हैं इस पूरी वीडियो में से। ठीक है, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ। तो जब रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ तो इसके प्रभाव और विशेषताएं थी, या दो प्रभाव इसके निकल के आए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। दो प्रभाव कौन कौन से थे आप कह सकते हैं, इसे नियमित कर दिया गया, इसके द्वारा जो वहां का प्रशासन था, शासन था, उसे नियमित कर दिया गया और नियंत्रित कर दिया गया। प्रभाव के अंतर्गत दो काम ये हुए। तो उसके नियमित के अंतर्गत क्या कार्य हुआ कि प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। यानी कि पहले जो दौर था, जो वहां का नवाब था, वो क्या था, वो मुगल सम्राट से आज्ञा लेके या मुगल सम्राट के अधीन रहते हुए वहां का कार्य चलाता था। तो अब ऐसा होने लगा कि वहां का जो प्रशासन था, राजनीति था, वो स्वयं के विवेक से वहां का शासन करने लगा। ठीक है, और फिर इसे नियंत्रित कैसे किया, फिर इस कार्य को करने के लिए आपकी जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, ब्रिटेन की संसद, उस पे इसका नियंत्रण स्थापित कर दिया गया। जितने भी प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य वहां पे हो रहे थे, उस पर नियंत्रण किसका रखा गया, ब्रिटेन की गवर्नमेंट, वो ब्रिटेन की संसद का, जिसे आप कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन। तो फिर दूसरे प्रभाव के अंतर्गत क्या हुआ था, कंपनी का शासन संसद के नियंत्रण में आया था और प्रशासनिक राजनीतिक कार्यों का जो मान्यता मिली थी। उसके बाद एक पॉइंट ये निकल गया कि केंद्रीय प्रशासन की यहाँ पर नींव रखी गई। आपको केंद्रीय प्रशासन की नींव की जो विशेषताएं हैं, पहली जो विशेषता होगी, या आप कह सकते हैं प्रभाव के बाद जो दूसरा प्रभाव था केंद्रीय प्रशासन की, इसमें नींव डली। यानी कि आपने देखा होगा कि आज भारत के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट बैठती है, उसके अधीन जितने भी राज्य हैं वो कार्य करते हैं, और साथ ही वो अपने नियम खुद भी बना सकते हैं राज्य सूची के अनुसार, और केंद्र अपने नियम बनाता है केंद्र सूची के अनुसार। पर राज्य सूची के जब नियम बनते हैं तो उससे केंद्र की संस्तुति लेनी पड़ती है, तो उसका भी ये कार्य था। यानी कि प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य जो निष्पादित हुए थे, वो जो केंद्रीय प्रशासन था, एक पद का जिक्र मैं बाद में करूंगा, अभी विशेषताओं में वो ये इससे अनुमति लेके अपने नियम कायदे बना के कार्य का निष्पादन करते थे। ठीक है, तो विशेषताएं बताऊं, इसकी जो विशेषताएं हुई कि इसमें फर्स्ट गवर्नर जनरल का गठन किया गया। यानी कि बंगाल के अंदर जब अंग्रेजी सत्ता नवाब के साथ मिलकर, या कह सकते हैं नवाब का जब शासन था, तो उस दौरान अंग्रेजी सत्ता का जो सर्व प्रमुख पद था उसे गवर्नर कहा जाता था। तो जब वहां से नवाब का शासन खत्म हो गया, उसके बाद इस गवर्नर के पद को समाप्त करके कौन सा पद ला दिया गया, वो ला दिया गया आपका गवर्नर जनरल का पद। यानी कि जो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे, यानी कि इससे पहले जो गवर्नर था वॉरेन हेस्टिंग्स, उसे नया गवर्नर जनरल का पद दिया गया। और साथ ही उसके बाद कलकत्ता प्रेसिडेंसी, यानी कि कलकत्ता में प्रेसिडेंसी बना के वहां पे एक सरकार स्टेब्लिश की गई। ठीक है, और उसमें जो था उसका मुखिया किसे बनाया गया, गवर्नर जनरल को। साथ ही उसमें 4 सदस्य और ऐड किए गए जो कि कलकत्ता प्रेसिडेंसी का कार्य प्रेसिडेंसी के अंतर्गत जितना भी क्षेत्र था वहां का कार्य सुचारू रूप से करते थे। जैसा कि यहाँ जिक्र किया, प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य को मान्यता मिली, यानी कि कलकत्ता प्रेसिडेंसी का गठन हो गया। ठीक है, अब जब इसके अधीन किसे किसे रखा गया, कलकत्ता यानी बंगाल के अधीन किसे किसे रखा गया, आपका मुंबई प्रेसिडेंसी को और मद्रास प्रेसिडेंसी को। यानी कि मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर थे वो किसके अधीन आ गए, गवर्नर जनरल के। जो भारत के अंदर बंगाल में प्रथम गवर्नर जनरल था, उसके अंतर्गत कौन आ गए, आपका क्या नाम, मुंबई का गवर्नर और आपके मद्रास का गवर्नर। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 1774 में जाके उन्हें आवश्यकता हुई न्यायपालिका की, तो उन्होंने कलकत्ता हाई कोर्ट का निर्माण किया। ठीक है, कलकत्ता हाई कोर्ट का जब निर्माण किया तो वहां पे न्यायाधीश की नियुक्तियां की गई। जो वहां का मुख्य न्यायाधीश था, प्रथम मुख्य न्यायाधीश, वो था इलिजाह इम्पे। ठीक है, उसके बाद जो 3 अन्य न्यायाधीश थे वो आपके चैम्बर्स हैं, लिमेस्टर है और हाइड है। आपको बता दूं, चैम्बर्स आपके जितने भी आपके जिले में
आपके जिले में न्यायालय है, वहां पर चैम्बर्स होते हैं वकीलों के, तो वो शब्द यही से उत्पत्ति हुई है उस शब्द की, चैम्बर्स से। ठीक है, यानी कि चैम्बर्स न्यायाधीश था कलकत्ता हाई कोर्ट में एक, और साथ ही उसके साथ लिमेस्टर और हाइड बैठते थे, और इसका मुख्य न्यायाधीश कौन था? इलिजाह इम्पे। ठीक है, इसके बाद जो आपका चौथी विशेषता है, इसमें रिश्वतखोरी को बंद कर दिया गया है, यानी कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। पहले क्या था, 1773 से पहले जब नवाब का शासन था और साथ ही अंग्रेजी सत्ता वहां पर व्यापार करती थी, तो उस दौरान क्या था कि जो वहां के अंग्रेज सिपाही या फिर कह सकते हैं अंग्रेज अधिकारी जो थे, वो व्यापारियों से उपहार स्वरूप रिश्वत ले लेते थे, अब उनका व्यापार चलवाने के लिए। ठीक है, तो इस पे पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। रिश्वतखोरी को बंद कर दिया गया हर तरीके की, वो आपका चाहे सैन्य रूप ले लो, प्रत्यक्ष ले लो, प्रत्यक्ष रूप से ले लो या फिर अप्रत्यक्ष रूप से, रिश्वतखोरी बिल्कुल बंद कर दी गई अंग्रेजी सरकार द्वारा। ठीक है, उसके बाद जो पांचवा इसमें हुआ वो हुआ एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया। आपको बता दो, मैंने जिक्र किया था कि कंपनी के शासन पर संसद का नियंत्रण स्थापित किया गया। अब ये नियंत्रण कैसे स्थापित किया गया था? वो किया गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जितने भी सदस्य थे वो बैठते होते जन्म संसद में, पर वो निगरानी रखते थे आपके किस पे? कंपनी के शासन पे। कंपनी का शासन किस प्रकार पर निगरानी रहते थे? जितना भी रेवेन्यू कलेक्ट करता था, यानी कि राजस्व से जितना भी इकट्ठा किया जाता था, नागरिक मामले जितने भी थे, भाई कहीं कोई आपदा है या फिर कहीं कोई उन्होंने कार्यक्रम चलाना है, तो उस प्रकार की निगरानी, सैन्य जितने भी मामले थे उन सब की निगरानी आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से संसद अपने पास रखती थी। ठीक है, अपने पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से संसद जो है उस पर नियंत्रण रखती थी। ठीक है, किस मामलों पे? राजस्व, नागरिक और सैन्य। तो यह पूरी जानकारी थी 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के। ये इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि संविधान का आधार ही यहीं से शुरू होता है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। ठीक है, तो आपको एक मोटी मोटी जानकारी अब हम एग्जाम पर्पस से देंगे कि इसमें से क्वेश्चन किस प्रकार निकलते हैं। तो आपको बता दूं, भारतीय संविधान अंग्रेजों के समकालीन भारतीय संविधान का जो सर्वप्रथम एक्ट था वो कौन सा था? 1773। यानी कि क्वेश्चन आने लग जाए कि भारतीय संविधान में अंग्रेजों के समकालीन भारतीय संविधान में प्रथम एक्ट कौन सा हुआ? तो आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, ये एक क्वेश्चन बन गया आपका। फिर इसके द्वारा इसके प्रभाव क्या थे? प्रभाव तो पूछने का नहीं खैर, क्योंकि एक परिभाषा के अंतर्गत मान लो तो दो शब्द निकालने थे इसमें से कि नियंत्रित और नियमित। आपसे पूछ लेगा कि इसमें इसमें एक खास मतलब कि इसमें पूछ लेगा 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा किस पद का सृजन किया गया। तो आपके लिए बता दूं, इस पद का सृजन क्या था? लेफ्ट आपका गवर्नर जनरल का। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये बन गया कि भारत के अंदर सर्वप्रथम गवर्नर जनरल पद का सृजन किस एक्ट के द्वारा किया गया था? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा किया गया था। ठीक है, और इसमें इसके जो व्यक्ति कौन थे, इस पद पर प्रथम रहने वाला व्यक्ति कौन था? वो था वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन बनेगा। फिर उसके बाद अंग्रेजों के समकालीन सबसे पहली सरकार कहां पर स्थापित की गई अंग्रेजों द्वारा? तो वो की गई थी कलकत्ता प्रेसिडेंसी में। 4 सदस्य पैनल था जिसमें मुखिया कौन था? आपका गवर्नर जनरल। तो 2 क्वेश्चन आपके यहां बन गए। ठीक है, 3 और 4। फिर उसके बाद कलकत्ता हाईकोर्ट की स्थापना की गई। तो कलकत्ता हाईकोर्ट की स्थापना कौन से सन में की गई? आपके की गई 1774 ईस्वी में कलकत्ता हाईकोर्ट की स्थापना की गई। आपका 5वां नंबर ये बन गया, 5वां क्वेश्चन। इसमें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? आपके इलिजाह इम्पे थे। ये 6ठा क्वेश्चन बन गया। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश कौन थे? आपसे एक चीज और पूछ लेगा, निम्न में से बताएं कि इनमें न्यायाधीश कितने थे। आपको एक क्वेश्चन में तीनों नाम दे देगा कि चैम्बर्स, लिमेस्टर, हाइड, और अब बाकी 3 में इनके नाम नहीं देगा, इनमें से एक का नाम कम देगा। तो आपका 7वां क्वेश्चन ये बन गया, चैम्बर्स, लिमेस्टर, हाइड कलकत्ता हाई कोर्ट के ये न्यायाधीश थे। ठीक है, खाली न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश कौन था? इलिजाह इम्पे। फिर इसके बाद
पूछ लेगा 1773 एक्ट के द्वारा प्रशासनिक कार्यों के सुधार के अंतर्गत किस प्रकार का कार्य किया गया जो अंग्रेजों के खिलाफ था। तो उसमें क्या आ जाएगा कि रिश्वतखोरी बंद कर दी गई। आपका 8वां क्वेश्चन यहां से बन गया। ठीक है, फिर इसके बाद पूछ लेगा कि किस एक कोई संस्था का निर्माण किया गया 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। तो संस्था का क्या नाम था, आपको बता देगा कि वो था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया जो ये किस प्रकार, ये किस किस पर निगरानी रखती थी, आपका राजस्व, नागरिक और सैन्य। यानी कि 10-12 क्वेश्चन इसमें से, मैं तो भाई 9-10 ही गिनवा सका। आप इस जानकारी में से आप 10 से 12 क्वेश्चन निकाल सकते हैं इस संपूर्ण वीडियो में से, और मेरा मानना है ये क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में। तो यह जानकारी थी, हमने 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के आधार को समझा कि क्या क्या इसकी विशेषताएं थी, क्या प्रभाव हुए, और आशा है आपको समझ भी आई होगी। और हम इसी क्रम को बरकरार रखते हुए अब हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। 1773 से ही हमने स्टार्ट कर दिया और आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे हमने खत्म किया। इसके बाद जितने भी एक्ट हुए हम उन्हें आपको सविस्तार बताएंगे, और साथ ही उनमें जितने भी बदलाव हुए, किस किस दौरान क्या क्या उसमें चेंजेस आए, उसमें क्या सरकार ने, उसमें क्या उनका उद्देश्य था, इस प्रकार की सारी जानकारी हम आपको देंगे। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको ये कुछ हेल्पफुल लगी हो तो हमें लाइक शेयर अवश्य करें, और साथ ही कमेंट करें और बताएं, हमारा मार्गदर्शन करें कि इसमें क्या कमी रही। ठीक है, क्योंकि अब मैं आपको पहले भी बता दिया था वीडियो शुरू करने के दौरान कि भाई हम इतने बड़े कोई 30 मार्क का तो है नहीं कि भाई ज्ञान के था सागर हमारे पास एक छोटे से किताब पढ़ लें। किताब भी कौन सी, जो हम सब पढ़ते हैं, लूसेंट की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले जितने भी साथीगण हैं और लूसेंट से अवगत हैं, तो उसी की जानकारियां थी, और साथ ही हमारे गुरुओं का आशीर्वाद था जो हम थोड़े थोड़े समय में जाकर उनके पास ले लिया करते थे। बुलाते तो थे हमें काफी समय से, पर हम पहुंचते नहीं थे भाई, मस्ती मजाक नहीं रखते थे। तो आज उसका बहुत हमें खेद हो गया कि भाई हम इतना समय हम क्यों नहीं दे पाए। ठीक है, तो खैर उन सब बातों को दरकिनार किया जाए, और आपको बताएं कि इस वीडियो से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो आपके पेपर में अवश्य आपके काम आएंगे, और साथ ही जानकारी पर्पज से भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जानकारी आपको होनी चाहिए। एक नींव जब तक मजबूत होगी तो मकान का भी एक अच्छा निर्माण हम तभी कर सकेंगे। ठीक है, हम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से शुरुआत कर दी, और हम इसे लेके जाएंगे आपके भारतीय संविधान, यानी कि 26 जनवरी 1950 तक हम इसे लेके जाएंगे। हमारा यह उद्देश्य है। तो इसी के साथ आपसे लेते हैं विदा, और हमें लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें, और सब्सक्राइब अवश्य करें, और उसे भी कराएं, ताकि हमें आपका समर्थन मिल सके और हमें प्रोत्साहन मिले। ठीक है, चलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।